हैं। कियारा की जिद करने पर राघव को इशिका को मैसेज करके कियारा के रूम में बुलाना ही पड़ा। हालांकि वो नहीं चाहता था कि कियारा और इशिका ज्यादा मिलें। कियारा की तबीयत खराब होने पर मजबूरन राघव को मिस सिंघानिया को मैसेज करके बुलाना पड़ा। इशिका को लेकर कियारा से बहस हो जाने के बाद राघव वहां से बाहर निकल गया। जब वो लिफ्ट के पास गया तो उसी वक्त इशिका लिफ्ट से बाहर निकली थी। इशिका को देखकर राघव इतने खराब मूड में भी उसे वहां रुककर देखने लगा। उसे इशिका जानी पहचानी सी लगी थी। इसे शायद मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, ये इतनी जानी पहचानी सी क्यों लगती है? राघव ने इशिका की तरफ देखकर अपने मन में कहा। जब उस दिन इशिका ने कियारा को बचाया था तब उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर आ गए थे। इस वजह से राघव उसे ठीक से देखा नहीं पाया। उसके दिमाग में एक धुंधली सी छवि थी। लेकिन जब आयशा ने बताया कि उसने कियारा को बचाया है तो उसकी उस धुंधली छवि ने आयशा का चेहरा ले लिया था। राघव ने कुछ पल इशिका को देखा और फिर उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इशिका ने भी एक नजर उसे देखा था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो राघव से नाराज थी क्योंकि वो नक्श को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा था। इशिका कियारा के पास गई और उसका हाल चाल पूछने लगी। इशिका के आते ही कियारा का मूड काफी अच्छा हो गया था। इशिका ने बातों बातों में कियारा को थेरेपी के लिए मना लिया था। इशिका और कियारा बातें कर रही थी, तभी गौतम और नैना उनकी तरफ देख रहे थे। गौतम ने इशिका की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, जिस हिसाब से राघव बता रहा था मुझे मिस सिंघानिया वैसे नहीं लगती है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि राघव को कोई गलत फहमी हो गई है। उनकी आंखों में एक मासूमियत है, दिल की काफी साफ लगती है ये मुझे। फिर पता नहीं राघव उनके बारे में वो सब क्यों कह रहा था। नैना ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। कुछ पल इशिका को देखने के बाद गौतम बोला, राघव काफी टाइम से बिजनेस वर्ल्ड में है। इतने दिनों में उसे लोगों के चेहरे पढ़ने आ गए हैं। हो सकता है कि ये हमारे सामने मासूम बनने का दिखावा करती हो और उसकी असलियत कुछ और ही हो। मैं राघव की बातों को भी इग्नोर नहीं कर सकता। वहीं इशिका ने कियारा से कहा, तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है तो तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि आगे से किसी चीज के लिए जिद मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगी। लाइफ सेवियर, बस तुम मुझसे मिलने के लिए आती रहना। कियारा ने खुश होकर जवाब दिया। इशिका कियारा से बात कर रही थी, तभी उसके पास एक कॉल आया। उसने रिसीव किया तो दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ मैम। उस दिन समीर खन्ना और उनकी माँ गायत्री खन्ना पर जो केस हुआ था उसके लिए आपको गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, क्योंकि आप उस वक्त वहीं पर थीं। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, इशिका ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ से राघव हॉस्पिटल से निकला था तो उसके पास भी पुलिस वाले का कॉल आया था और वो उसे गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन बुला रहा था। मिस्टर मित्तल, आपकी बहन के लिए आपने जो भी केस किया था, हमें उसकी कुछ जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। वहाँ मौजूद कुछ लोग गवाही देने के लिए भी आ जाने वाले हैं। आप प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाइएगा, कांस्टेबल ने कहा। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, राघव ने जवाब दिया। जैसे राघव और इशिका के पास कॉल गया था वैसे ही आयशा के पास भी कॉल आया था। वो उसे भी गवाही के लिए बुला रहे थे। आयशा को पुलिस स्टेशन जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि कियारा का भाई कौन है तब से वो उस पर हर तरह का एहसान करने की कोशिश कर रही थी। देखना कैसे मैं उसे अपने इशारों पर नचाती हूँ। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी बहन की जान बचाने वाली लड़की इशिका थी। मैं कभी पता चलने ही नहीं दूंगी, आयशा ने ईवल स्माइल के साथ कहा। वो अपनी जीत पर खुश हो रही थी, तभी उसका मोबाइल बजा। अचानक ही आयशा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने देखा ये कॉल आशीष का था। वो कॉल रिसीव तो नहीं करना चाहती थी पर मजबूरी में उसे कॉल उठाना पड़ा। आयशा ने कॉल रिसीव किया और आइज रोल करके कहा, बोलो क्या काम है? प्लीज आयशा, मेरी मदद करो। अगर इस बार मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मुझे जान से मार देंगे। तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, आशीष ने घबराई आवाज में कहा। उसकी बातें सुनकर आयशा गुस्सा हो गई थी और बुरी तरह चिढ़ गई थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्सा काबू करके पूछा, बताओ कितने पैसे चाहिए? 5
5 करोड़, आशीष ने कांपती आवाज में कहा। क्या कहा? कितने चाहिए? आयशा ने एक बार फिर पूछा। उसे लगा कि शायद आशीष को बोलने में कोई कंफ्यूजन हो गई होगी। सिंघानिया फैमिली अमीर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि उनके बैंक अकाउंट में ज्यादा कैश होता था। ज्यादातर पैसा कंपनी प्रॉपर्टीज और शेयर में इन्वेस्ट रहता था। आयशा ने 3-4 दिन पहले ही आशीष को पैसे दिए थे। उसने इशिका से भी पैसे हड़पे थे, तो आयशा को लगा कि कुछ दिनों तक वो अपना मुंह बंद रखेगा। आशीष को उससे जरा भी डर नहीं था। वो सख्ती से बोला, सुनाई नहीं दे रहा क्या? 5 करोड़ रुपए चाहिए। बात मेरी जान पर आ गई है। तुम मुझे नहीं दे सकती तो सीधे सीधे बोल दो, मैं जाकर इशिका से बात कर लूंगा। आयशा के धमकी देने पर आयशा के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। आयशा ने फिर से कहा, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। अगर तुमने मुझे 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं इशिका को जाकर सब सच बता दूंगा। मेरी जान से ज्यादा कीमती नहीं है तुम्हारा वो राज। इतना कहकर आयशा ने कॉल कट कर दिया था। आयशा ने गुस्से में अपना फोन पटक दिया था। वो जोर से चिल्लाई, इतने पैसे तो उसे अपनी फैमिली से ही मिल सकते थे। कल जब इशिका घर पर आई थी तब प्रोजेक्ट चोरी करने की बात राधिका को नहीं बताई थी, पर फिर भी राधिका समझ गई थी। इशिका के जाने के बाद से ही वो उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। जो भी हो, डैड इतने पैसे कभी नहीं देंगे। मुझे मॉम की ही हेल्प लेनी होगी, आयशा ने अपने मन में कहा और हिचकिचाते हुए अपने कदम राधिका के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही आयशा कमरे के पास गई, उसने राधिका की आवाज सुनी। राधिका ने पूछा, मालविका कहाँ है? कल से वो दिखाई नहीं दे रही है। आदर्श ने राधिका की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है, वो कहीं भी गई होगी, जरूर अपने भाई के पास होगी। अच्छा है वो वहीं पर रहे तो जब भी उसे देखता हूँ मन करता है उसकी जान ले लूं। आदर्श भी वहीं पर था तो शायद उसका काम आसान हो सकता था। ये सोचकर आयशा ने अपने कदम अंदर बढ़ाए और मासूम बनते हुए कहा, मॉम, डैड। उसने जानबूझकर अपनी आंखों को नम कर लिया था ताकि इमोशनल कार्ड खेल सके। आयशा की लाल आंखें देखकर राधिका को दया आई। वो उठकर उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वहीं पर बैठी रही। वहीं आदर्श आयशा की तरफ पलटे और सख्त आवाज में बोले, ये मैं क्या सुन रहा हूँ आयशा? तुमने अपनी मॉम के साथ बदतमीजी की। उनकी बात सुनकर आयशा रोने लगी। वो राधिका की तरफ देखकर बोली, मैं क्या करूँ मॉम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मुझे इशिका से जलन होने लगी। मैंने नोटिस किया कि आप मुझसे ज्यादा इशिका पर अपना ध्यान देने लगी हैं। बस आपकी अटेंशन पाने के लिए मैंने ये सब किया। आयशा के आंसू उन्हें सच्चे लग रहे थे। वो राधिका के पास आई और उसके घुटनों के पास बैठते हुए बोली, वो तो डॉक्टर मर्चेंट है और इतनी इंटेलिजेंट भी है। उसने आपके लिए रूम प्रोवाइड करवाया और वो मेडिसिन भी। मुझे मन ही मन जलन होने लगी कि शायद इसके बाद आपका सारा ध्यान उस पर चला जाएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मॉम, बस यही चाहती हूँ कि मेरी जगह आपकी लाइफ में कोई ना ले। राधिका ने उसकी तरफ देखा और उसे उठाकर अपने पास बिठाया। उसने आयशा का हाथ सहलाते हुए कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है? इशिका तो बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसकी थोड़ी बहुत मदद की क्योंकि मालविका उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। आगे से ऐसा कभी मत सोचना। क्या सच में? आयशा ने रोते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर राधिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सच में। अब तुम बड़ी हो गई हो तो मैं तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें क्यों बहलाऊंगी? आयशा ने फिर मासूम बनने का दिखावा करते हुए आंसुओं के साथ हंसते हुए कहा, ठीक है, तो बताइए आप फिर सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हैं? ऑफ कोर्स अपनी बेटी से, सिर्फ और सिर्फ अपनी आयशा से, राधिका ने मुस्कुराकर कहा और उसे अपने सीने से लगा लिया। आयशा की मुस्कुराहट बड़ी हो गई थी, लेकिन तभी राधिका ने कहा, इशिका तुम्हारा बुरा नहीं चाहती है, तुम्हें उसे अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। इशिका का जिक्र होते ही आयशा की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो राधिका से अलग हुई और नजरें झुकाकर बोली, ठीक है, आगे से मैं उसके बारे में गलत नहीं सोचूंगी। मैंने जो भी किया उसको भी सुधार लूंगी। आयशा ने राधिका को मना लिया था। अब बारी पैसों की बात करने की थी। आयशा ने घुमा फिराकर बात शुरू करते हुए कहा, मॉम, आज मैं नक्श के साथ शॉपिंग करने के लिए जाने वाली हूँ। वो मेरे लिए एंगेजमेंट रिंग खरीदने वाला है। मॉम, उससे गिफ्ट लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो रिटर्न गिफ्ट में मुझे भी कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए ना? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि तुम उसके ज्यादा अमीर होने का फायदा उठा रही हो, राधिका ने जवाब दिया।
राधिका ने पैसे ऑफर नहीं किए थे क्योंकि आयशा भी अपनी ही कंपनी में जॉब कर रही थी। उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, साथ ही सिंघानिया फैमिली की तरफ से पॉकेट मनी भी। राधिका को लगा कि आयशा ने अच्छे खासे पैसे जमा कर रखे होंगे, इसलिए उसे पैसों की क्या जरूरत थी। राधिका ने सब कुछ कैजुअली लिया था। ये देखकर आयशा को गुस्सा आने लगा। फिर भी वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मॉम, नक्श के साथ रहते हुए मेरे खर्चे थोड़े बढ़ गए हैं। अब सब कुछ वही पे करें अच्छा नहीं लगता। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफी लग्जरियस जगह पर जाती हूँ, तो मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। तभी राधिका ने उसकी बातों का मतलब समझा और वो बोली, अच्छा ठीक है, समझ गई। ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर कर देती हूँ। ऐसा करना कि तुम नक्श के लिए रिंग खरीद लेना, इतने में एक अच्छी डायमंड रिंग आ जाएगी। सिर्फ 5 मिलियन? आयशा ने हैरानी से पूछा। हाँ, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतनी ही दे सकती हूँ और इतने पैसे काफी होंगे। वो एक्चुअली मैंने अपने पैसे इशिका को दे दिए, उसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना था। राधिका ने बिना छुपाए सब कुछ सच सच बता दिया। आयशा इस मामले में कुछ बोलती उससे पहले आदर्श ने बीच में चिढ़ते हुए कहा, तुमने क्या सोचकर उसे इतने पैसे दिए? आजकल मार्केट काफी खराब चल रहा है, उसे इन सब की समझ नहीं है। अगर हमारे पैसे वेस्ट हो गए तो? राधिका ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन उसने कहा था कि उसके एक फ्रेंड ने उसे टिप दी है, और क्या हो गया अगर पैसे वेस्ट भी हो गए? उसकी वजह से हमारी कंपनी को कितना फायदा हुआ है, उसके आगे वो पैसे कुछ भी नहीं है। मैंने उसे वो पैसे गिफ्ट के तौर पर दिए हैं, वो उसे जैसे चाहे खर्च करे भी उसकी मर्जी होगी। आदर्श को ये सब अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो राधिका के सामने कुछ बोल नहीं पाए। इसी के साथ आयशा को भी ये एहसास हो गया कि वो आशीष के लिए 5 करोड़ रुपए अरेंज नहीं कर पाएगी। वो कुछ बोल भी नहीं पाई और खोई हुई हालत में नीचे पहुंची। नीचे नक्श उसका वेट कर रहा था। वो काफी खुश भी था। आयशा के गाड़ी में बैठते ही नक्श ने चहकते हुए कहा, पता है आयशा, जब मैंने डैड को बताया कि तुमने मिस्टर राघव मित्तल की बहन को बचाया था, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। उन्होंने मेरे अकाउंट में काफी पैसे ट्रांसफर किए हैं और तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए कहा है। ये उनकी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आयशा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो धीमी आवाज में बोली, पहले मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, क्योंकि मिस्टर राघव मित्तल की बहन के फेवर में मुझे स्टेटमेंट देना है। हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, नक्श ने जवाब दिया और अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ ली। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही आयशा की नजर राघव पर पड़ी। वो समझ गई थी कि राघव वहां क्यों आया होगा। वही राघव ने भी उसे देख लिया था। आयशा गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी, ये देखकर उसे तसल्ली हुई। आयशा को देखते ही राघव उसके पास आकर बोला, थैंक यू मिस सिंघानिया, यहाँ इतनी दूर आने के लिए। मोस्ट वेलकम मिस्टर मित्तल, आयशा ने जवाब दिया। वो तीनों आपस में बात करते हुए अंदर की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्हें वहां इशिका दिखाई दी। इशिका गवाही देने के लिए उनसे पहले आई थी। उस दिन वहां क्या हुआ था, उस बारे में इशिका ने हर एक बात अच्छे से पुलिस वालों को बयान में लिखवा दी थी। बयान देने के बाद जब इशिका बाहर जाने लगी, तब पुलिस वाले ने उससे कहा, मिस सिंघानिया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इतने लोगों के खिलाफ होने के बावजूद आपने उस लड़की की मदद की और उसकी जान बचाई। ये वाकई काबिले तारीफ है और हमारा पुलिस स्टेशन इसके लिए आपको सम्मानित करना चाहता है। हम चाहते हैं इस बारे में सबको पता चले और हम सबके सामने आपको सम्मानित करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इशिका को तो सम्मान मिलेगा, लगता है आयशा को अपमान मिलने का टाइम आ गया है। पढ़कर समीक्षा करो और कहानी अगर अच्छी लग रही है तो अपना प्यार भी दिखाओ न यार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इशिका पुलिस स्टेशन में समीर और उसकी मां के खिलाफ गवाही देने के लिए आई हुई थी। उसने सारी बातें पुलिस वाले को बता दी थी। जब इशिका वहां से जाने को हुई, तब पुलिस वाले ने उसे सम्मान देने की बात कही। वो सबके सामने इशिका के इस कारनामे की घोषणा करना चाहता था। जैसे ही इशिका ने पुलिस वाले के मुंह से सबके सामने घोषणा देने की बात सुनी, वो जल्दी से बोली, अरे नहीं सर, इस तरह के अनाउंसमेंट की कोई जरूरत नहीं है।
इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, बिल्कुल है। आजकल की यंग जनरेशन को आप लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आप भी इतनी यंग हैं। सच कहूँ तो आपकी जगह कोई और होता तो उन सब चीजों को शूट करके सोशल मीडिया पर डालकर फेमस होने का सोचता, पर आपने उसकी हेल्प की। आज की जनरेशन को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इंस्पेक्टर के समझाने पर इशिका ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर और नाम वहाँ उस फॉर्म में लिख दीजिए। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगा। प्लीज थोड़ा टाइम निकालिएगा मिस सिंघानिया, इंस्पेक्टर ने कहा और इशिका के हाथ में एक फॉर्म पकड़ा दिया। इशिका अपनी डिटेल्स भरने लगी। जब इशिका और इंस्पेक्टर बात कर रहे थे तब कांस्टेबल ने आवाज लगाकर कहा, सर, ये लोग भी कियारा मित्तल के केस से जुड़े हुए हैं और इनकी गवाही भी जरूरी है। आप प्लीज स्टेटमेंट लेने के लिए इन्हें भी अंदर बुला लीजिए। कांस्टेबल ने जब इंस्पेक्टर की तरफ देखकर आवाज लगाई तो आयशा और राघव का ध्यान उस ओर चला गया। इशिका को देखकर राघव के चेहरे पर हल्के हैरानी के घाव थे। वो लड़की जो उसे जानी पहचानी लग रही थी वो भी उस दिन मौजूद थी, ये जानकर वो चौंक गया था। इशिका ने एक नजर उनकी तरफ डाली। वो उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। आयशा तो उसे वैसे भी अच्छी नहीं लगती थी, ऊपर से राघव भी नक्श को ही सपोर्ट कर रहा था। ये सोचकर इशिका ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में बुला लूंगा, इंस्पेक्टर ने उन्हें इंतजार करने को कहा। जब राघव और आयशा खड़े थे तब उत्सुकतावश राघव ने आयशा से पूछा, क्या ये लड़की भी उस दिन मौजूद थी जब कियारा के साथ वो सब हुआ था? नक्श वहीं पर था। उसने आयशा की तरफ देखा। उसके दिल में अचानक थोड़ा सा डर पैदा हुआ, ये सोचकर कि अगर इशिका ने भी उस दिन कियारा को बचाने में मदद की थी तो फिर वो अभिमन्यु से कैसे जीतेगा। आयशा ने गुस्से से इशिका की तरफ देखा और फिर जवाब में बोली, हाँ, ये मेरी बहन है और उस दिन वहीं पर मौजूद थी। एक्चुअली कियारा ने पहले इशिका से ही हेल्प मांगी थी, लेकिन इशिका ने बहुत ही बेरहमी से ये कहकर टाल दिया था कि अगर उसने अपनी मर्जी से शादी की है तो उसे सजा भी भुगतनी होगी। आप चाहें तो नक्श से पूछ सकते हैं, वो ऐसी ही है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता है। नक्श ने भी आयशा की बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, इशिका ऐसी ही है, उसे बस खुद से मतलब है। आयशा ने आगे कहा, उसने तो मुझे भी कॉल करने से रोका था। उसने कहा था कि जो लोग अपनी फैमिली को छोड़कर प्यार को चुनते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, पर मैं अलग हूँ, मुझसे दूसरों का दुख देखा ही नहीं जाता है। बोलते हुए आयशा ने राघव के चेहरे की तरफ देखा जो सर्द होने लगा था। उसने राघव को समझाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, कियारा उस वक्त अपने होश में नहीं थी तो उसने इशिका की बातों को दिल से नहीं लगाया होगा। राघव को आयशा की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त उसका चेहरा सर्द होते जा रहा था। उसे बार बार कियारा की बातें याद आ रही थीं। जब कियारा होश में आई तो उसके मुंह से यही निकला था कि शायद मुझ जैसे बेवकूफ लोगों को जीने का कोई हक नहीं जिन्होंने अपनी फैमिली को छोड़कर प्यार को चुना हो। राघव ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी। वो अपने मन में बोला, मुझे लगा कियारा वो सब इस वजह से बोल रही है क्योंकि समीर ने उसे हर्ट किया था, लेकिन वो इस वजह से हर्ट थी क्योंकि इस लड़की ने उसकी बेइज्जती की थी और उसे ये सब बातें सुनाई थीं। आयशा की बातें सुनकर अचानक नक्श के सीने में दर्द सा उठा। वो अपने मन में बोला, इशिका के लिए प्यार टाइम वेस्ट है क्या? इसीलिए वो यूनिवर्सिटी में मुझे इग्नोर करती रहती थी। मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया लेकिन कभी उसने मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो इशिका? अचानक नक्श की सांसें तेज हो गई थीं। उसने आयशा से कहा, मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ, मुझे थोड़ा सफोकेशन फील हो रहा है। तुम ऐसा करो कि तुम अपना स्टेटमेंट देने के बाद आ जाना। नक्श ने आयशा के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और जल्दी से बाहर चला गया। उसके लिए इशिका को देख पाना बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। नक्श के जाते ही आयशा ने तुरंत राघव से कहा, अच्छा मिस्टर मित्तल, आप दिल्ली जाने के बारे में कब का सोच रहे हैं? I mean, आपकी बहन ठीक हो गई क्या? मैंने सुना है दिल्ली के हॉस्पिटल गोवा के हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छे हैं। वहाँ कियारा को अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। राघव, जो अब तक इशिका को घूर रहा था, उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। वो जवाब में बोला, हाँ,
बस कल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाएंगे और फिर परसों डॉक्टर से बात करके मैं कियारा को लेकर दिल्ली चला जाऊंगा। राघव नहीं चाहता था कि कियारा वहां रुककर एक बार मिस सिंघानिया यानी आयशा से मिले, इसलिए वो जल्द से जल्द उसे वहां से ले जाना चाहता था। वहीं आयशा ने भी राहत की सांस ली। उसे डर था कि अगर राघव मित्तल ज्यादा दिनों तक गोवा में रहा तो उसके सामने इशिका की सच्चाई आ ही जाएगी। ऐसे में राघव का वहां से जल्द चले जाना ही ठीक था। जल्द ही उन्हें गवाही देने के लिए अंदर बुला लिया गया था। वहीं इशिका भी बाहर निकल गई थी। वो बाहर खड़ी होकर अपनी कार के आने का इंतजार कर रही थी। इशिका वहां खड़ी थी, तभी उसके कानों में नक्श की आवाज सुनाई दी। नक्श उसके पास आते हुए बोला, इशिका, मुझे नहीं पता था कि तुम ही डॉक्टर मर्चेंट हो। अच्छी बात है कि तुमने अपनी लाइफ में इतनी प्रोग्रेस की, लेकिन तुम जो कंपनी खड़ी करने की सोच रही हो वो एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस के बिना नहीं हो पाएगी। बिना पैसों के तुम अपनी कंपनी को 1 साल तक भी नहीं चला पाओगी। इशिका ने उसकी तरफ बोरियत भरे लहजे में देखा और फिर कोई जवाब नहीं दिया। इशिका का इस तरह इग्नोर करना नक्श से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। यूनिवर्सिटी में इशिका सबको ऐसे ही इग्नोर करती थी, लेकिन उसने नक्श के साथ अपना बर्ताव अच्छा रखा क्योंकि वो उसे अपना दोस्त समझती थी। लेकिन आज इशिका सबकी तरह उसे भी इग्नोर कर रही थी। आखिर में हार मानकर नक्श ने कहा, तुम अपनी जिद के चक्कर में एक बहुत बड़ा मौका गंवा रही हो। कौन सा मौका? इशिका ने हैरानी से पूछा। नक्श ने उसे देखकर सिर हिला दिया था। इशिका ने उसे आगे कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसकी गाड़ी आ गई थी। वैसे भी नक्श की बातें उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती थीं। इशिका नक्श से दूर जा रही थी तो उसे ऐसे लग रहा था कि वो उसे हमेशा के लिए खुद से दूर भेज रहा है। इशिका के जाते ही नक्श ने खुद से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ही डॉक्टर मर्चेंट हो। तुम कितनी भी सक्सेस हासिल कर लो इशिका सिंघानिया, लेकिन मैं एक नाजायज लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। नक्श इशिका को नाजायज औलाद बोलकर खुद को मन ही मन तसल्ली दे रहा था। हालांकि इशिका के दूर जाने का गम उसे कितना था, इस बात को वो अच्छे से समझता था। वहीं आयशा और राघव भी बयान देकर बाहर आ गए थे। उन्हें देखते ही नक्श उनके पास गया। जाने से पहले राघव ने हल्के तरीके से कहा, मिस सिंघानिया, मिस्टर राजवंश, मेरी वजह से आप दोनों की डेट खराब हुई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर मित्तल, मैं आपके काम आई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर मित्तल? आयशा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। राघव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बस मिस्टर राजवंश के साथ मीटिंग है। आज ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन हो जाएंगे और फिर दोनों कंपनी साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करेगी। उसकी बात सुनकर नक्श ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी वहाँ कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, वरना मैं भी आज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त मीटिंग में मौजूद रहता। उसकी बात सुनकर राघव का चेहरा सख्त हो गया था। अभिमन्यु को कहने के बावजूद भी उसने नक्श को प्रमोट नहीं किया था। तो वही आयशा ने जल्दी से कहा, क्या कहा तुमने? अभी तक तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ है क्या? मेरी तो मिस्टर मित्तल से इस बारे में बात हुई थी। फिर तुम्हारा प्रमोशन कैसे नहीं हुआ? क्या उन्होंने अभिमन्यु चाचू से इस बारे में बात नहीं की थी? राघव उनके सामने ही था, इस वजह से वो बातों की बातों में उसे अच्छी तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे। नक्श ने हताश स्वर में जवाब देते हुए कहा, चाचू ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ही वो मुझे प्रमोट करेंगे। वो बहुत बिजी रहते हैं तो मुझे डर है कि कहीं वो भूल ना जाए। ऐसे कैसे भूल जाएंगे? आयशा ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो राघव से बोली, अच्छा मिस्टर मित्तल, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा ही रहे हैं तो प्लीज अभिमन्यु चाचू को इस बारे में याद दिला देना कि उन्हें नक्श को प्रमोट करना है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। बिजनेस करते हुए राघव को ऐसे लोग पहले भी मिले थे जो मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकते थे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि आयशा और नक्श उसका इस तरह से फायदा उठाएंगे। उसे कहीं न कहीं कियारा पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो जिसे अपनी लाइफ सेवियर या अपनी दोस्त समझने लगी थी, वो किस तरह उसकी जान बचाने के चक्कर में राघव का फायदा उठा रही थी। ठीक है, मैं याद दिला दूंगा, राघव ने बहुत ही रूखे तरीके से जवाब दिया। उन दोनों से बात होने के बाद राघव तुरंत राजवंश एम्पायर जाने के लिए निकल गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होना कोई मामूली बात नहीं थी।
वहाँ राजवंश ग्रुप और मित्तल ग्रुप के इम्पोर्टेंट लोग बैठे हुए थे और वो किसी बड़ी बिजनेस सेरेमनी की तरह था। एक बड़ी सी टेबल के आमने सामने अभिमन्यु और राघव बैठे हुए थे, जबकि उनके आसपास उनकी कंपनी में काम करने वाले इम्पोर्टेंट पोजीशन के लोग थे। इतने लोगों के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। अभिमन्यु ने पहले जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी की। जब वो पेपर साइन करने लगा तो उसने देखा कि वहाँ पर राघव के साइन नहीं किए हुए थे। ये देखकर उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। अभिमन्यु ने सर्द निगाहों से राघव की तरफ देखकर कहा, मिस्टर मित्तल, क्या आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई शक है क्या? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है मिस्टर राजवंश, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने पहले ही ये शर्त रखी थी कि जब तक मिस्टर नक्श राजवंश को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाले सभी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, लेकिन मुझे मिस्टर नक्श राजवंश दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को काबू में किया और राघव की आंखों में देखते हुए कहा, आपको नहीं लगता मिस्टर मित्तल, आप राजवंश एम्पायर के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं? आप ये तय नहीं कर सकते कि हमारी कंपनी में कौन से प्रोजेक्ट पर कौन काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, राघव ने नरमी से जवाब दिया। मुझे बस मिस्टर नक्श राजवंश काफी टैलेंटेड लगे। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें टैलेंटेड लोग इन्वॉल्व हों। मैं यहाँ पर दबाव नहीं डाल रहा हूँ, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मिस्टर नक्श राजवंश को भी इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। हालांकि राघव को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि राजवंश एम्पायर के कौन से लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, लेकिन आयशा के प्रेशराइज करने पर राघव को सबके सामने वो सब कहना पड़ रहा था। बातों ही बातों में राघव ने सबको इस बात का एहसास कर दिया था कि जब तक उसकी बात नहीं मानी जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं करेगा। अचानक ही वहाँ का माहौल एकदम गर्म हो गया था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो पृथ्वी को आ रहा था। नक्श ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो उसे इतने बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाए। उसने तो अपनी एजुकेशन भी थोड़े टाइम पहले ही पूरी की थी, फिर भी उसे इतनी बड़ी पोजीशन क्या सोच कर दी जा रही थी। अभिमन्यु सख्त निगाहों से राघव को घूर रहा था। राघव ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा ना मिस्टर राजवंश, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हर किसी को अभिमन्यु के फैसले का इंतजार था। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक राघव मित्तल को क्या हो गया था, जो वो सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद एक अजीब शर्त रख रहा था। हालांकि अभिमन्यु के लिए किसी को भी प्रमोट करना बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इस तरह एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट को बीच में अटका कर रखना राघव की इमेज को खराब कर रहा था। प्रोजेक्ट बहुत जरूरी था और सबको यही लग रहा था कि अभिमन्यु को मजबूरी में ही सही लेकिन हाँ कहनी पड़ेगी। अभिमन्यु ने अपनी भौहें उठाकर तेज आवाज में कहा, अगर मैं आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट नहीं मानूंगा तो क्या मिस्टर राघव मित्तल ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे? अभिमन्यु के कहते ही सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। सबको लगा कि अभिमन्यु मान जाएगा, क्योंकि उसके ना कहने पर तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का सारा बोझ उस पर आएगा। अभिमन्यु ने पूरे मामले को बदलकर राघव पर डाल दिया था। राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के सीनियर एम्प्लॉइज अपने अपने बॉस को समझाने लगे। कोई अभिमन्यु को गलत समझ रहा था तो कोई राघव को। ये प्रोजेक्ट दोनों ही कंपनी के लिए कितना जरूरी था वो अच्छे से जानते थे। ऐसे में उन दोनों की जिद सब बर्बाद कर रही थी। अब ये देखना बाकी था कि कौन पहले हार मानने वाला था। ब्ला 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 ब्ला। आपको क्या लगता है, अभिमन्यु अपने घुटने टेकेगा या राघव? अच्छा, आपको कहानी का ये ट्विस्ट और टर्न अच्छा तो लग रहा है ना? प्लीज समीक्षा में लिखते रहा करो यार, थोड़ी तारीफ करो, अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के बीच जो डील साइन हो रही थी उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था। प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले सभी लोग मीटिंग में बैठे हुए थे। अभिमन्यु जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगा तो उसने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट पर अब तक राघव के साइन नहीं हुए थे। अभिमन्यु के पूछने पर राघव ने कहा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तभी साइन करेगा जब नक्श को इस प्रोजेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन दी जाएगी। राघव ये सब आयशा का एहसान चुकाने के लिए कर रहा था।
राघव को लगा कि अभिमन्यु उसकी शर्त मानकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दोनों ही कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन अभिमन्यु भी अपनी जिद का पक्का था। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। वहां एक चुप्पी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जो पहले बोलेगा वही इस जंग में हार जाएगा। एक लंबी चुप्पी के बाद राघव को लगा कि अभिमन्यु हार नहीं मानेगा। तब उसने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर राजवंश। मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और सजेशन भी कि मिस्टर नक्श राजवंश को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। राघव के कहते ही अभिमन्यु ने थोड़ा नरमी से कहा, ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अगर मुझे लगा कि फ्यूचर में नक्श इस प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा तो मैं उसे जरूर इन्वॉल्व करूंगा। अभिमन्यु ने अपनी तरफ से एक प्रॉमिस किया था, लेकिन ये तभी पूरा होगा जब नक्श खुद को साबित करेगा। दोनों पक्षों ने उनकी बात पर सहमति जताई। पूरी बात फाइनल हो जाने के बाद अभिमन्यु और राघव ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे। राघव खड़ा हुआ। उसने अभिमन्यु से हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, आपके साथ काम करके अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि हम फ्यूचर में फिर से कोलैब करेंगे। अभिमन्यु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका ये रवैया यही जता रहा था कि थोड़ी देर पहले राघव ने जो शर्त रखी थी वो उससे अब तक नाराज था। राघव को अभिमन्यु से अकेले में बात करनी थी, इसलिए उसने सबको वहां से भेज दिया था। अब मीटिंग रूम में सिर्फ अभिमन्यु और राघव ही बचे थे। अभिमन्यु भी वहां से जाने के लिए निकल रहा था, तभी राघव ने पीछे से तेज आवाज में कहा, देखो, तुम मुझे गलत मत समझो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं मासी का बदला तुमसे निकाल रहा हूँ तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता हूँ। आयशा सिंघानिया ने मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान किया है और बदले में वो नक्श का प्रमोशन चाहती है, तो मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ। अभिमन्यु ने पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर सख्ती से बोला, मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है और ना ही तुम्हें सफाई देने की जरूरत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या और क्यों करते हो। अभिमन्यु का इतना रूखा बर्ताव देखकर राघव को गुस्सा आने लगा। वो चिढ़कर बोला, तुम्हें नहीं जानना होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मेरी बहन कियारा मित्तल की हालत हॉस्पिटल में बहुत खराब थी। वो मरने वाली थी। ऐसे में कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तब आयशा सिंघानिया आगे आई और उसने मेरी बहन की जान बचाई। मैं बस उसके एहसान का बदला उतार रहा हूँ। राघव और अभिमन्यु के बीच कोई गलतफहमी न आए, इसलिए राघव ने उसे सब बता दिया। अभिमन्यु ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोला। अभिमन्यु चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। पृथ्वी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। अभिमन्यु के निकलते ही वो उसके पीछे चलते हुए बोला, सर, दोनों कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी में जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हैं, उसकी तैयारियां हो गई हैं। राघव मित्तल के मॉम डैड भी यहाँ आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो भी इसमें पार्टी में शामिल होंगे। ठीक है, अभिमन्यु ने जवाब में इतना ही कहा। अभिमन्यु को उनके परिवार के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खासकर नैना मित्तल के बारे में, जो उसकी मासी लगती थी। पृथ्वी अभिमन्यु के पीछे पीछे चल रहा था। वो बोला, पार्टी हमें भी अटेंड करनी होगी। अकेले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऑफिस में किसी से बात करूं या फिर हम मिस सिंघानिया को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। वहां ज्यादातर कपल ही आने वाले हैं। ऊपर से सबको पता है कि आप मैरिड हो। मिस सिंघानिया को गेट टुगेदर अटेंड करना पसंद नहीं है, तो तुम उसके बारे में भूल जाओ। अभिमन्यु ने सख्ती से जवाब दिया। अभिमन्यु ने किसी और को साथ ले जाने के बारे में नहीं कहा था। इसका मतलब पृथ्वी समझ गया था कि उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अचानक पृथ्वी चौंक गया। उसने मन में कहा, क्या इन्होंने अभी अभी ये कहा क्या कि उन्हें गेट टुगेदर पसंद नहीं है, लेकिन इन्हें मिस सिंघानिया की चॉइस से इतना फर्क कब से पड़ने लगा? पहले तो उसका नाम लेने पर गुस्सा हो जाया करते थे। पृथ्वी ने महसूस किया कि अभिमन्यु का बर्ताव काफी बदल गया है, लेकिन इशिका की तरफ से उसे ऐसा कुछ नहीं लगा। जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अभिमन्यु जब कमरे के अंदर आया तो हमेशा की तरह उसके चेहरे के भाव सख्त थे, मानो वो कई सारे लोगों को एक साथ डांट कर आया हो।
बिल्लू ने भी आकर अभिमन्यु के सामने पूंछ हिलाई, लेकिन अभिमन्यु ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इशिका नजरें चुराकर उसे देख रही थी। इशिका ने अपना काम जारी रखा। आखिर उसे जल्द से जल्द वसुधा के लिए दवाई बनानी थी ताकि उसे सब याद आ जाए। वही वसुधा ये सोच रही थी कि उसे किस तरह इशिका और अभिमन्यु को करीब लाना चाहिए। अभिमन्यु फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। इस बीच वसुधा ने पृथ्वी से धीमी आवाज में कहा, आज उसे मित्तल फैमिली के साथ काम करने में दिक्कत हुई होगी ना, शायद तभी वो इतना परेशान नजर आ रहा है। जब सामने राघव मित्तल जैसा इंसान हो तो परेशानी होनी ही है दादी। पता नहीं उस इंसान को दिक्कत क्या है जो वो हमेशा सर के खिलाफ डिसीजन लेता है और हमेशा लड़ाई करने के मौके ढूंढता रहता है। उसका बस चले तो वो नक्श राजवंश को कंपनी का हेड बना दे, पृथ्वी ने जवाब दिया। पृथ्वी की बात सुनकर इशिका ने उसकी तरफ घूरा। वो नक्श की बुराई वसुधा जी से कर रहा था, मानो वसुधा और नक्श का कोई रिश्ता ही ना हो। इशिका को लगा कि वसुधा पृथ्वी को डांटेगी, लेकिन वसुधा ने उसे उल्टा ही कहा, मुझे नहीं लगता कि नक्श का मित्तल परिवार के साथ कोई रिश्ता होगा। उल्टा मित्तल परिवार को तो उनसे नफरत करनी चाहिए। अगर इस लड़के की माँ की जिंदगी खराब हुई तो नक्श के बाप की वजह से, वरना वो जैसे तैसे करके यहाँ रुक ही जाती। वसुधा बिना किसी सोच विचार के हमेशा अभिमन्यु का ही साथ देती थी, चाहे वो कितना भी गलत क्यों न हो। पृथ्वी ने चिढ़कर जवाब में कहा, अफसोस की बात है कि मित्तल फैमिली अपने सगे रिश्ते को भूलकर उन लोगों के साथ रिश्ते निभाने में लगी हुई है जिनकी वजह से उनकी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई थी। जिसे नफरत करनी चाहिए उनके साथ रिश्ते अच्छे से निभाए जा रहे हैं और जो खुद का खून है उस पर गुस्सा दिखाया जा रहा है। इशिका को लगा वो दोनों यहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन वसुधा ने आगे कहा, सुबह क्या हुआ था? तुम लोग उस औरत की बेटी से मिलने के लिए गए थे ना? उसने इस लड़के को देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया क्या? आखिर वो उसकी बहन का बेटा है। दादी, हम उनसे नहीं मिले, हमें अंदर ही नहीं जाने दिया गया। उनके गार्ड ने कहा कि पेशेंट की हालत ठीक नहीं है और हमें भेज दिया। पृथ्वी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तो क्या हुआ? कौन सा तुम दोनों जाकर उसके साथ में बातें करने वाले थे? बस एक बार देखना ही तो था। उन्होंने कभी अपनी तरफ से रिश्ते ठीक करने की कोशिश नहीं की और अब तुम लोग गए तो उन्होंने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। वसुधा ने हल्के गुस्से में कहा। वसुधा बहुत ज्यादा सोच रही थी। पहले अभिमन्यु के साथ जो भी हुआ उसके लिए वो उसकी माँ को जिम्मेदार ठहराती थी, क्योंकि उसने 7 महीने में ही अपनी डिलीवरी करवाई, जिससे अभिमन्यु कमजोर पैदा हुआ और उसने काफी कुछ सहन किया। बाद में जब राजवंश फैमिली के साथ अभिमन्यु के रिश्ते ठीक नहीं थे तो वो चाहता था कि कम से कम मित्तल फैमिली या उसके नानी के साइड के किसी भी परिवार के साथ उसके रिश्ते अच्छे रहें, ताकि उनके जाने के बाद अभिमन्यु का कोई अपना इस दुनिया में रहे। पता नहीं उन लोगों की दिक्कत क्या है, वसुधा ने परेशान होकर कहा। इशिका से उनकी परेशानी देखी नहीं गई। वो उठकर उनके पास गई और काफी प्यार से बोली, दादी, अगर आप कहो तो मैं दोनों फैमिली के बीच सुलह कराने की कोशिश कर सकती हूँ। इशिका ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसने कियारा की जान बचाई थी। वो मिस्टर और मिसेस मित्तल से मिल चुकी थी। उनका व्यवहार काफी अच्छा था। इशिका को लगा कि अगर वो बात करके देखेगी तो शायद अभिमन्यु और मित्तल फैमिली के बीच के रिश्ते कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं। अभिमन्यु बाथरूम से बाहर आ गया था। उसने इशिका की बात सुनी तो वो सिर हिलाकर बोला, आप मित्तल फैमिली को जानती है मिस सिंघानिया? हाँ, मैंने उनके ऊपर एक छोटा सा एहसान किया था। उनके मुताबिक ये एहसान है, लेकिन मैं बस एक हेल्प की थी, इशिका ने जवाब में कहा। अचानक अभिमन्यु को कुछ एहसास हुआ। उसने इशिका की आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम वही हो जिसने उस फैमिली की बेटी की जान बचाई थी? अभिमन्यु तुरंत ही समझ गया था कि कियारा की जान बचाने वाली आयशा नहीं बल्कि इशिका थी। इशिका हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। उसने पूछा, आपको कैसे पता? मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। अभिमन्यु उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले वसुधा बीच में बोल पड़ी, बहू, ये क्या वही इंसान है जिसके बारे में तुमने मुझे सुबह बताया था? हाँ दादी, वही है, इशिका ने जवाब दिया। जब सुबह वो पुलिस स्टेशन गई थी और उसे आने में देर हो गई थी तो वसुधा उससे काफी कुछ पूछ रही थी। तब उसने उसे सब कुछ शॉर्ट में बताया था।
हैरानी की बात थी कि वसुधा को अब तक सारी बातें याद थीं। इशिका ने एक नज़र वसुधा के चेहरे की तरफ देखा। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब नहीं हुई थी और अब वो स्वस्थ भी नजर आ रही थी। इशिका ने अपने मन में कहा, दादी की रिकवरी रेट बढ़ रही है, यही सही वक्त है उन्हें वो दवाई देने का। मुझे जल्द से जल्द उस पर काम करना शुरू करना होगा। बस एक बार ये रिसर्च खत्म हो जाए। अभिमन्यु उनकी बातों को सुन रहा था। अचानक उसके चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसे सब समझ आ गया था कि कैसे आयशा इशिका का नाम लेकर फायदा उठा रही थी। अगर बात इशिका की नहीं होती तो अभिमन्यु को इस मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा और हल्के तरीके से कहा, मिस सिंघानिया, कल रात एक राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर का एक जॉइंट गेट टुगेदर है। डील होने की खुशी में पार्टी थ्रो की जा रही है। क्या आप मेरे साथ वहां चलना चाहेंगी? नहीं, इशिका ने बिना सोचे समझे सीधे सीधे मना कर दिया। अभिमन्यु ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो यहाँ दोनों फैमिलीज के बीच सुलह कराने की बातें कर रहा था। क्या अब आपको हमारे रिश्ते ठीक नहीं करने, मिस सिंघानिया? इशिका ने जल्दी से नजरें उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो उसे परेशान करना चाह रहा है। इशिका ने गहरी सांस ली और फिर अभिमन्यु का दिल रखने के लिए कहा, ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ। वहीं अभिमन्यु की बातें सुनकर वसुधा ने तुरंत पूछा, ये मैं क्या सुन रही हूँ लड़के? तुम्हें तो मित्तल फैमिली पसंद नहीं थी, फिर तुम उनके साथ में पैचअप करने के बारे में कैसे सोच रहे हो? अभिमन्यु उनकी इस बात का जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे तो इशिका की सच्चाई साबित करने के लिए उसे पार्टी में लेकर जाना था। उसने तुरंत टॉपिक बदलते हुए कहा, अच्छा दादी, आज आपने लंच में क्या खाया था? मैंने इडली और सांभर खाया था। स्वीट डिश में मफिन्स थे जिसके अंदर चीनी नहीं डाली गई थी, वसुधा ने जवाब दिया। वहीं पृथ्वी हैरानी से अभिमन्यु को देख रहा था। उसने कभी अपनी माँ के साथ रिश्ता जोड़ने का नहीं सोचा। यहाँ तक कि इस मीटिंग के दौरान भी राघव ने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अभिमन्यु ने उसे साफ यही कहा था कि उनके बीच में बिजनेस के अलावा और कोई रिश्ता नहीं बन सकता है। अभिमन्यु इशिका को पार्टी में लेकर जा रहा था, ये थोड़ा हैरानी की बात थी। पृथ्वी ने अपने मन में कहा, जरूर सर मिस सिंघानिया के क्लोज आने के लिए ये सब कर रहे हैं। खैर, ये भी अच्छा है। रात को डिनर के बाद हमेशा की तरह इशिका बिल्लू को लेकर वॉक पर जाने लगी। वहीं पृथ्वी कुछ फाइल्स के साथ जा रहा था। वो दोनों लिफ्ट में एक साथ ही थे। अचानक पृथ्वी ने इशिका से पूछा, अच्छा मिस सिंघानिया, आपको किस तरह के आदमी पसंद है? वो ये सब अभिमन्यु के लिए पूछ रहा था। हालांकि वो जानता था कि इशिका के पहले से बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब तक वो अभिमन्यु की पत्नी है तब तक इशिका अभिमन्यु से अलग नहीं हो सकती थी। उसके हिसाब से अगर इस बीच अभिमन्यु इशिका का दिल जीत लेगा तो वो हमेशा के लिए उसकी पत्नी बनकर रहेगी। उसका सवाल सुनकर इशिका थोड़ा चौंक गई। उसने कभी प्यार जैसी फीलिंग को महसूस नहीं किया था। उसने खुद को इस फीलिंग से दूर रखने का डिसीजन लिया था, इसीलिए वो हर एक लड़के को मना करती रही। उसके हिसाब से अगर वो किसी के साथ प्यार में पड़ जाती तो शायद उसका करियर कभी नहीं बन पाता। पृथ्वी के पूछते ही इशिका के दिमाग में सबसे पहले अभिमन्यु का हैंडसम चेहरा आया। वो अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए खोए हुए स्वर में बोली, कम से कम 6 फीट लंबा तो होना ही चाहिए, हैंडसम, इंटेलिजेंट, उसकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आसपास के लोगों को समझता हो, कम बोलता हो और सबसे जरूरी वो दूसरों को डांटने में अच्छा हो। इशिका का जवाब सुनकर पृथ्वी के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनजाने में ही सही, लेकिन इशिका जो फीचर्स बता रही थी वो अभिमन्यु के ही थे। तो क्या अभिमन्यु की तरह इशिका उसे पसंद करने लगी थी? 100,000 एपिसोड समरी। अभिमन्यु को आयशा की सच्चाई पता चल गई है तो वो राघव को अंधेरे में नहीं रहने देगा और जल्द से जल्द उसका पर्दाफाश कर देगा। बस आगे एक बड़ी सी पार्टी और तमाशा के बाद आयशा का सच सामने आएगा तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी कहानी के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज पढ़कर समीक्षा करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए।
डाउनलोड करें स्टोरी मीनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इशिका बिल्लू को घुमाने के लिए नीचे लेकर जा रही थी, तभी उसे पृथ्वी मिला। वो दोनों साथ में लिफ्ट में नीचे जाने लगे। अचानक पृथ्वी ने इशिका से पूछा कि उसे किस तरह के लड़के पसंद हैं। इशिका को प्यार वगैरह में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, उसे ये टाइम वेस्ट करना लगता था। फिर भी पृथ्वी के पूछने पर इशिका के दिमाग में सबसे पहले अभिमन्यु का चेहरा आया। खोए हुए शब्दों में इशिका ने अभिमन्यु के फीचर्स को अपने आइडियल ड्रीम मैन के फीचर्स बताए। जब इशिका को एहसास हुआ कि उसने अभिमन्यु के बारे में बात की है, ऊपर से पृथ्वी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी थी, तो इशिका ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, मुझे इस तरह के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मुझे वो लड़के अच्छे लगते हैं जो फ्रेंडली नेचर के हों, जोक्स सुनाते हों, हंसते रहें, खुद भी खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। इशिका के बताते ही पृथ्वी का मुंह बन गया। एक हंसते रहने वाला, चुटकुले सुनाने वाला आदमी तो उसका बॉस कभी नहीं हो सकता था। वो तो एक सख्त मिजाज वाला आदमी था जो लोगों को डांटता रहता था। पृथ्वी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदले हुए देखकर इशिका ने राहत की सांस ली, पर उसके गाल लाल होने लगे थे। लिफ्ट के रुकते ही उसने जल्दी से बिल्लू को अपनी गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। पृथ्वी ने आह भरी, क्योंकि यहाँ अभिमन्यु के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। उसके आसपास अभिमन्यु नहीं था, ये सोचकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पलटा, उसने देखा कि पीछे अभिमन्यु खड़ा था। पृथ्वी जल्दी से उसके पास गया और हड़बड़ा कर बोला, सर, आपको नहीं लगता कि आपको मुस्कुराते रहना चाहिए? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बातें करने लगे हो, अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा। उसे डांटने के बाद अभिमन्यु बाहर की तरफ निकल गया। थोड़ी दूर आगे चलने पर उसको इशिका दिखाई दी। पृथ्वी के कहे मुताबिक न जाने क्यों अभिमन्यु ने इशिका को देखकर मुस्कुराहट दी। वहीं इशिका ने अभिमन्यु को मुस्कुराते हुए देखा तो वो हैरानी से बोली, मिस्टर राजवंश, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो बातों ही बातों में अभिमन्यु को परेशान करना चाह रही थी, तो अभिमन्यु का तुरंत मुंह बन गया। पहले की तरह उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। अभिमन्यु ने तुरंत वहां आने की सफाई देते हुए कहा, वो दादी ने मुझे कहा था कि मैं आपके साथ इस कुत्ते को टहलाने के लिए जाऊं। अभिमन्यु ने फिर से वसुधा का नाम लेकर अपने वहां आने की एक्सप्लेनेशन दी, जिसे देखकर इशिका के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। इशिका अभिमन्यु से बात करने लगी थी, इस वजह से उसका ध्यान बिल्लू पर से हट गया था। अचानक वो इशिका के हाथ से छुटकर आगे की तरफ दौड़ने लगा। इशिका उसके पीछे पीछे चल रही थी और अभिमन्यु उसके साथ आ रहा था। बाहर थोड़ी ठंड पड़ने लगी थी, जबकि इशिका ने नॉर्मल सा पतला लूज शर्ट पहना था। उसे ठंड महसूस हुई तो वो अपने हाथों से अपनी बाजुओं को सहलाने लगी। इशिका बिल्लू को लेकर वापस कमरे में जाने का सोच रही थी, तभी उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। अभिमन्यु ने अपना ब्लेजर निकालकर इशिका के कंधों पर सेट कर दिया था। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा तो वो सिर्फ शर्ट पहने हुए था। इशिका ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, थैंक यू सो मच। अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, अगर आप बीमार पड़ जाती तो आपकी वजह से दादी को भी वायरल हो जाता। उसकी ये सफाई सुनकर इशिका खुद को हंसने से रोक नहीं सकी। उसने अपने मन में कहा, ये कितना रूड है, सीधे सीधे बोल नहीं सकता क्या कि इसे मेरी परवाह है। इशिका और अभिमन्यु साथ में चल रहे थे, तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मिस्टर राजवंश। इशिका और अभिमन्यु ने पलट कर देखा तो पीछे राघव खड़ा था। उसकी तरफ देखकर अभिमन्यु ने इशिका से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु राघव के पास जाकर बोला, क्या हुआ? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, राघव ने इशिका की तरफ देखकर कहा, जिसे वो नफरत भरी निगाहों से घूर रहा था। राघव बहुत ज्यादा गुस्से में था। अभी जब वो ऊपर गया तो लोग कियारा के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब कियारा ने पहली बार किसी से मदद मांगी तो उसने यही कहा कि उस जैसी प्यार में पागल लड़की को मर जाना चाहिए। शायद इसी वजह से उसने सर्जरी होने के बावजूद अपनी जीने की इच्छा खो दी थी। ये सब इशिका की वजह से हो रहा था। ये सोचकर राघव को गुस्सा आने लगा। अभिमन्यु जब राघव के पास गया तो राघव ने सीधे सीधे पूछा, इस वाली मिस सिंघानिया के साथ आपका क्या रिश्ता है?
अभिमन्यु ने सख्ती से उसकी तरफ देखकर कहा, मिस्टर मित्तल, इस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। राघव ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो, तुम इस सच को बदल नहीं सकते हो कि हमारे बीच एक रिश्ता है। तुम मेरी मासी के बेटे हो तो मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ। ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। हम दोनों फैमिलीज के बीच कोई रिश्ता नहीं है मिस्टर मित्तल, तो बेहतर होगा कि आप मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहें। अभिमन्यु ने काफी रूडली जवाब दिया, तुम्हें अपनी आंखें खोलकर देखने की जरूरत है, वरना तुम बहुत पछताओगे। राघव ने गुस्से में जवाब दिया। अभिमन्यु के चेहरे पर ना दिखने वाली हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो भौहें उठाकर बोला, अगर किसी को आंखें खोलकर देखने की जरूरत है तो वो तुम हो। रही बात पछताने की, तो वो मैं नहीं, तुम पछताने वाले हो। अभिमन्यु ने सीधे तौर पर नहीं कहा, पर वो इनडायरेक्टली राघव का मजाक बना रहा था, क्योंकि वो आयशा से बेवकूफ बन गया था। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? राघव ने चौंकते हुए पूछा। अभिमन्यु ने जानबूझकर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगा। तभी राघव ने चिढ़ते हुए पीछे से तेज आवाज में कहा, तुम इतने अजीब कैसे हो सकते हो अभिमन्यु, तुम। अचानक राघव बोलते हुए रुक गया और उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा। गुस्से से इस वक्त उसके चेहरे के भाव सर्द हो रहे थे। राघव अपनी बात पूरी करता उससे पहले अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, हमारे बीच बिजनेस रिलेशंस हैं मिस्टर मित्तल, और आपने अपनी लिमिट क्रॉस की है। आगे से अपनी फ्री की एडवाइस अपने पास ही रखिएगा। इतना कहकर अभिमन्यु वापस इशिका के पास जाने लगा। पिछले दिनों जब राघव अभिमन्यु से मिला था, तब उसे यही लगता था कि उसने लोगों से गलत सुना था। सब यही कहते थे कि अभिमन्यु काफी अग्रेसिव और गुस्से वाला इंसान है, वो काफी घमंडी भी है। लेकिन आज अभिमन्यु का ये रूप देखकर राघव को एहसास हो गया कि लोग गलत नहीं कह रहे थे। अभिमन्यु एक ऐसा इंसान था जिसके करीब जाकर भी कोई उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। राघव एकटक अभिमन्यु को देख रहा था। उसने देखा कि इशिका के पास जाते ही उसके चेहरे के भाव पहले की तरह बिल्कुल सामान्य हो गए थे। वहीं इशिका अभिमन्यु का जैकेट पहने हुए थी। उसे अब गर्मी का एहसास होने लगा था और उस जैकेट में से अभिमन्यु की हल्की खुशबू भी आ रही थी। उसे हमेशा से अभिमन्यु के परफ्यूम की स्मेल पसंद थी। इशिका वहां खड़ी थी, तभी अभिमन्यु आया। उसने बिल्लू को अपनी गोद में उठाया और बोला, चलो ऊपर चलते हैं। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर दोनों ऊपर चले गए। अगली सुबह हमेशा की तरह अभिमन्यु काम पर चला गया, तो वही इशिका हॉस्पिटल में वसुधा के साथ कमरे में थी। वो अल्जाइमर के लिए मेडिसिन डेवलप करने के लिए रिसर्च कर रही थी। उसकी रिसर्च पूरी होते ही उसने बायोफार्मास्यूटिकल्स को एक मेल किया और फिर खड़ी होकर पानी पिया। उसके बाद इशिका रिलैक्स करने के लिए बैठी, तभी उसे कियारा का मैसेज रिसीव हुआ। उसने लिखा था, मिस सिंघानिया, क्या आज रात आपके पास टाइम है? मुझे आपसे मिलना है। अच्छा, मैं राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के बीच हो रही गेट टुगेदर अटेंड करने के लिए जा रही हूँ, इशिका ने जवाब में लिखा। इशिका ने उसे जवाब दिया ही था कि तभी उसके पास दिशांक का कॉल आया। दिशांक गुस्से में लग रहा था। वो कॉल पर बोला, मैम, हमें नए प्रोजेक्ट में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या हुआ? सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। हम अपने हाइड्रोजन फ्यूल के रॉ मटेरियल्स मित्तल इंडस्ट्रीज से खरीदते हैं। अचानक उन्होंने हमें रॉ मटेरियल बेचने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास हमारे लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है। मैं कहीं और से भी ऑर्डर करके मंगवा सकता हूँ, लेकिन उसे आने में टाइम लगेगा। हमें कुछ कमिटमेंट्स भी पूरे करने हैं। दिशांक ने एक सांस में सारी प्रॉब्लम को इशिका के सामने रख दिया था। हमारा रॉ मटेरियल दिल्ली के मित्तल इंडस्ट्रीज से आता है? इशिका ने भौहें चढ़ाकर पूछा। कंपनी की सारी जिम्मेदारी दिशांक के ऊपर ही थी, बस वो टेक्निकल इश्यूज को संभालती थी। ऐसे में उसे नहीं पता था कि उनकी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल मित्तल इंडस्ट्रीज से आता होगा। दिशांक ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, उन्हीं से खरीदते हैं। मैंने उनके मैनेजर से बात की थी, तब पता चला कि वो हमारे अलावा इतना बल्क में किसी को इतना मटेरियल नहीं देते हैं। उसने कहा कि ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले हैं कि हमें रॉ मटेरियल ना बेचा जाए। ठीक है, मैं इस मामले में कुछ करती हूँ, इशिका ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। फोन रखने के बाद में इशिका ने डायरेक्ट कियारा के मॉम डैड से बात करने का फैसला किया।
वो नहीं चाहती थी कि उनके बीच कोई गलतफहमियां हों, इसलिए वो सीधे जाकर उनसे पूछना चाहती थी। इशिका कियारा के रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसे सामने से राघव आता हुआ दिखाई दिया। राघव को देखते ही इशिका ने कहा, हेलो मिस्टर मित्तल। राघव रुका और उसने गुस्से से इशिका की तरफ देखा। इशिका ने राघव के पास जाकर काफी आराम से कहा, मैं डॉक्टर मर्चेंट हूँ। हमारी कंपनी अपने हाइड्रोजन फ्यूल के सारे रॉ मटेरियल्स आपकी इंडस्ट्री से खरीदती है। अचानक मुझे पता चला कि उन्होंने हमें सामान बेचने से मना कर दिया है। क्या आपको किसी तरह की गलतफहमी हुई है मिस्टर मित्तल? कोई गलतफहमी नहीं हुई है, राघव ने बेरुखी से जवाब दिया। वो कुछ पल रुका और सख्त आवाज में बोला, मैंने उन्हें ऑर्डर दिए हैं कि आगे से आपकी कंपनी को कोई सामान ना बेचा जाए। और वो क्यों? इशिका ने हैरानी से पूछा। ओ रियली मिस सिंघानिया, कितनी इनोसेंट बन रही है ना आप। भूल गई है क्या आपने कितना कुछ कहा था मेरी बहन को? राघव ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा। इशिका को समझ नहीं आया कि आखिर उसने कियारा से कह क्या दिया था जिसकी वजह से राघव इतना गुस्सा हो गया था। इशिका को कुछ याद नहीं आ रहा था। कियारा तो उससे काफी हंसकर मिलती थी और जब भी वो वापस जाती थी तो उससे यही कहती थी कि जल्द ही उससे मिलने के लिए आना। इशिका ने गहरी सांस लेकर कहा, देखिए मैंने कियारा को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा है। आप चाहो तो उससे बात कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि कियारा की हेल्प करने के बाद आप इतनी ज्यादा एहसान फरामोश निकलेंगे कि मेरी कंपनी पर अपना गुस्सा उतारेंगे। इशिका किस मदद की बात कर रही थी पहले राघव को समझ नहीं आया। बाद में उसे लगा कि इशिका पुलिस स्टेशन में गवाही देने को उनकी मदद बता रही थी। राघव ने आगे कहा, मिस सिंघानिया, पुलिस की मदद करना हर एक सिविलियन का फर्ज होता है। इसमें आपने हमारी कोई मदद नहीं की है और एक मामूली सी मदद के लिए तुम यहाँ मुझसे लड़ने के लिए आई हो। ओके, तो आपको वो सब मामूली सा लगता है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, इशिका ने गुस्से में जवाब दिया। हालांकि वो काफी शांत रहती थी, लेकिन राघव के बेवजह गुस्सा करने पर उसे भी गुस्सा आने लगा। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन आगे से तुम्हारी कंपनी को मित्तल इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, राघव ने अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा। पहले दिन जब इशिका राघव से मिली थी तो उसे यही लगा था कि वो एक अच्छा इंसान है। उसकी बहन के इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे लेने के लिए तुरंत आ गया था, लेकिन आज उसे वो एक घमंडी और बेवजह गुस्सा करने वाले इंसान के अलावा और कुछ नहीं लगा। इशिका उसे कुछ कहती उससे पहले राघव कियारा के कमरे में चला गया था। इशिका को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वो अपने मन में बोली, भाड़ में जाए सब, मिस्टर राजवंश बिल्कुल ठीक कहते हैं। कुछ लोग रिश्ते निभाने के लायक ही नहीं होते। मैं मिस्टर और मिसेस मित्तल से कोई बात नहीं करने वाली, सेल्फिश कहीं के। इशिका गुस्से में वापस से वसुधा के कमरे में आ गई। जल्द ही शाम भी हो गई थी, जहाँ इशिका को अभिमन्यु के साथ पार्टी के लिए निकलना था। पार्टी काफी ग्रैंड थी क्योंकि डील भी बहुत बड़ी हुई थी। उस पार्टी में राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के एम्प्लॉइज से लेकर बाकी बिजनेसमैन शामिल हुए थे। यहाँ तक कि कुछ एम्प्लॉइज तो दिल्ली से भी पार्टी अटेंड करने के लिए आए थे। वहीं कियारा के हॉस्पिटल रूम में कियारा व्हील चेयर पर थी और पार्टी के लिए तैयार हो गई थी। उसने एक सिंपल बॉटल ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। बीमार होने की वजह से उसके लुक को काफी सिंपल रखा गया था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और बालों को स्ट्रेट करके सिंपल सेट किया हुआ था। कियारा को तैयार हुआ देखकर नैना ने कहा, तुम्हें तो गेट टुगेदर्स पसंद नहीं है, फिर तुम वहां जाने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हम सबके जाने के बाद तुम अकेली रह जाओगी तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुक जाऊंगी। कियारा का चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो काफी उदास है। उसने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं मिस सिंघानिया को क्या हो गया। सुबह वो मुझसे मिलने आने वाली थी, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आई। ऊपर से मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे इग्नोर कर रही हो। वो आज पार्टी में जाने वाली है तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। कियारा की इच्छा का सबने सम्मान किया और उसे पार्टी में जाने के लिए हाँ कह दी थी। राघव उसकी व्हील चेयर के साथ नीचे पार्किंग एरिया में पहुंच गया। जैसे ही वो लोग वहां गए तो उन्होंने देखा अभिमन्यु की गाड़ी वहां थी। अभिमन्यु और इशिका गाड़ी में बैठ रहे थे। कियारा ने इशिका को देख लिया था। वो एक्साइटेड होकर बोली, मिस सिंघानिया उस गाड़ी में है, उन्हें बोलो मुझसे बात करने के लिए, जल्दी जाओ।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इशिका अभिमन्यु के साथ हॉस्पिटल से पार्टी वेन्यू पर जा रही थी, तभी कियारा ने उसे देख लिया था। जब से राघव ने इशिका के साथ बुरा बर्ताव किया था, तब से वो कियारा से बात नहीं कर रही थी। उससे बात करने के लिए ही कियारा पार्टी में जाना चाहती थी। जैसे ही कियारा ने इशिका को देखा, वो जल्दी से अपनी व्हीलचेयर को उसके पास ले जाने की जिद करने लगी। इससे पहले कि राघव गाड़ी के पास व्हीलचेयर ले जा पाता, अभिमन्यु की गाड़ी निकल गई थी। कियारा के साथ साथ उसकी एक झलक मिस्टर एंड मिसेस मित्तल ने भी देखी थी। मिस्टर मित्तल गाड़ी की तरफ देखते हुए बोले, किया सच कह रही है, शायद वो मिस सिंघानिया ही थी। हाँ, मैंने भी उन्हें देखा था, गाड़ी में वही बैठी थी, नैना ने जवाब दिया। उनकी बातें सुनकर राघव थोड़ा हैरान हुआ। अभिमन्यु की गाड़ी में इशिका ही बैठ सकती थी, क्योंकि कल रात दोनों साथ में थे। आयशा कभी अभिमन्यु की गाड़ी में उसके साथ नहीं बैठने वाली थी। अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए राघव ने कियारा से पूछा, ये वही मिस सिंघानिया थी क्या जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? हाँ, कियारा ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया। फिर वो बोली, जल्दी से उनका पीछा करते हैं ना, मैं पार्टी में उनके साथ ही एंट्री लेना चाहती हूँ भाई। जरूर, आयशा ही गाड़ी में होगी, राघव ने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा। वो सब गाड़ी में बैठ गए थे और अभिमन्यु की गाड़ी का पीछा करने लगे थे। कुछ ही देर में अभिमन्यु की गाड़ी उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। कियारा ने अपना गुस्सा जताते हुए ड्राइवर से कहा, तुम कितना धीरे ड्राइव कर रहे हो, जल्दी चलो, वो गाड़ी हमसे आगे निकल गई है। मुझे मिस सिंघानिया से पार्टी में एंट्री लेने से पहले मिलना है। उसके कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। कुछ ही देर में उन्हें अभिमन्यु की गाड़ी मिल गई थी, पर अफसोस से अभिमन्यु की गाड़ी वहां पहले से पार्क थी। इसका मतलब साफ था कि अभिमन्यु और इशिका गाड़ी से पहले ही निकल चुके थे। उन्हें वहां ना देखकर कियारा का चेहरा उतर गया। राघव ने कियारा का कंधा सहलाकर कहा, कोई बात नहीं, वो इसी पार्टी में आई है तो तुम उनसे अंदर मिल लेना। हाँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, कियारा ने जवाब दिया। वो होटल राजवंश एम्पायर का हिस्सा था, इस वजह से अभिमन्यु की गाड़ी बिना किसी सिक्योरिटी चेक के आगे गई थी। वहीं राघव की गाड़ी का सिक्योरिटी चेक होने लगा था। गाड़ी से बाहर निकलकर इशिका और अभिमन्यु अंदर की तरफ जा रहे थे। इशिका ने महसूस किया कि वो दोनों प्राइवेट लिफ्ट में थे और अभिमन्यु उसे पार्टी में ले जाने के बजाय स्वीट के अंदर लेकर जा रहा था। इशिका ऊपर पहुंचकर रास्ते में ही रुक गई। अभिमन्यु ने उसकी तरफ मुड़कर देखकर कहा, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? हम कहाँ जा रहे हैं? इशिका ने हिचकिचाते हुए पूछा। स्वीट में, अभिमन्यु ने सीधे सीधे कम शब्दों में जवाब दिया। अचानक इशिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, और वो क्यों? उनके साथ में हमेशा की तरह पृथ्वी भी था। उसने जवाब देते हुए कहा, हॉस्पिटल में आपके चेंज करने और मेकअप के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाता, इसलिए स्वीट में सारे इंतजाम किए गए हैं। आपने शायद जल्दबाजी में नोटिस नहीं किया, लेकिन आपने पार्टी के हिसाब से ड्रेस नहीं पहना है। पृथ्वी के समझाने पर इशिका को सब समझ आया कि अनजाने में वो अभिमन्यु को गलत समझ रही थी। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ समझ गई, उसने कुछ ज्यादा ही आगे का सोच लिया था। अभिमन्यु को महसूस हुआ कि इशिका क्या सोच रही है। उसे एहसास होते ही उसके चेहरे पर हल्की न दिखने वाली स्माइल आ गई। वहीं इशिका के गाल भी लाल होने लगे थे। वो लोग वापस आगे की तरफ बढ़ने लगे। इशिका ने अपने मन में कहा, ये मैं क्या सोच रही हूँ, हम दोनों का तो डिवोर्स होने वाला है, और फिर मैंने न जाने क्यों इतना आगे का सोचा। पता नहीं मिस्टर राजवंश मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ओहो, मैं भी ना कई बार कुछ ज्यादा ही सोचने लगती हूँ। पृथ्वी ने इशिका के चेहरे की तरफ देखा और उसे परेशान करने के लिए कहा, वैसे मिस सिंघानिया, आपको क्या लगा था कि सर आपको स्वीट में क्यों लेकर जा रहे हैं? इशिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। उसके गाल और भी ज्यादा लाल होने लगे थे। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए एक पल के लिए इशिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अभिमन्यु ने उसे अनकंफर्टेबल होते हुए देखा तो उसने बातचीत का टॉपिक बदलते हुए कहा, मेकअप आर्टिस्ट आ गई है ना? तुमने डिजाइनर को बोल दिया ना कि हमें किस टाइप के कपड़े चाहिए? हाँ, वो पहले से ही तैयार है।
कपड़ों के मामले में हमें मिस सिंघानिया की स्पेसिफिक चॉइस का पता नहीं था, इसलिए मैंने डिजाइनर को उनके बेस्ट कलेक्शन लाने को कहा है, वो उनमें से सेलेक्ट कर लेगी, पृथ्वी ने जवाब दिया। इशिका ने राहत की सांस ली क्योंकि अभिमन्यु ने बातचीत का रुख बदल दिया था। कुछ ही देर में वो प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंच चुके थे। हमेशा की तरह पृथ्वी कमरे के बाहर रुका था, जबकि अभिमन्यु और इशिका अंदर गए थे। अंदर जाते ही अभिमन्यु काउच पर जाकर बैठ गया। हालांकि वो अपने मोबाइल में लगा था, लेकिन उसका ध्यान इशिका पर ही था, क्योंकि उसके पास ही एक स्टैंड पर काफी सारी ड्रेस लगी हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट ने इशिका से कहा, मैम आप इसमें से एक ड्रेस सिलेक्ट कर लीजिए ताकि उस हिसाब से मैं बाकी का मेकअप और ज्वेलरी डिसाइड कर सकूं। इशिका ने कपड़ों की तरफ देखा तो वहां एक से बढ़कर एक महंगी डिजाइनर ड्रेस रखी हुई थी। जब बचपन में वो सिंघानिया फैमिली के साथ रहती थी, तब उसे किसी भी पार्टी में नहीं जाने दिया जाता था। घर छोड़ने के बाद वो काम करने और पैसे कमाने में लग गई, तो इस तरह की पार्टी वगैरह में नहीं गई। इशिका को इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि पार्टी के हिसाब से किस तरह के कपड़े पहने जाएं। अभी भी उसने अपनी तरफ से पार्टी के हिसाब से एक वाइट कलर का नॉर्मल सा घुटनों तक का स्लीवलेस फ्रॉक पहना हुआ था। इशिका ने गहरी सांस ली और मेकअप आर्टिस्ट से कहा, क्या आप मुझे कुछ सजेशन दे सकती हैं? मेकअप आर्टिस्ट ने सभी ड्रेसेस को देखा और फिर एक ड्रेस निकालते हुए इशिका से कहा, ये ड्रेस आप पर परफेक्टली सूट करेगा। आपका फिगर अच्छा है तो इस ड्रेस में काफी अच्छे से उभर कर भी आएगा। आप इसमें काफी अट्रैक्टिव लगेंगी, एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, फिर मैं यही पहन लेती हूँ, इशिका सादगी से जवाब दिया। इशिका ने मेकअप आर्टिस्ट के हाथ से ड्रेस ली और उसे लेकर स्वीट के बेडरूम में चली गई। वो लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद में इशिका ड्रेस पहनकर वापस आई। दरवाजा खोलने की आवाज के साथ ही अभिमन्यु की नजर उसकी तरफ चली गई। उसे देखते ही अभिमन्यु तो जैसे पलके झपकाना भूल गया था। वो इशिका को लगातार देख रहा था। हालांकि मेकअप आर्टिस्ट ने उसके अच्छे फिगर पर समीक्षा किया था, तब अभिमन्यु ने इतना ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी इशिका ज्यादातर ढीले ढाले कपड़े पहनती थी। हमेशा से अलग आज उसने मेकअप आर्टिस्ट का सिलेक्ट किया हुआ ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था। ऊपर से शोल्डर लेस होने की वजह से उसकी क्लीवरेज शो हो रही थी, तो वहीं पीछे से वो पूरी तरह बैकलेस था। मेकअप आर्टिस्ट ने बल